जाइए, उसमें करिए, थोड़ा पढ़ाई करिए, बाहर आप लोग मत निकलिए। जो हम अभी 2 हफ्ते के ब्रेक के बाद एक अच्छे उत्साह के साथ फिर से हम लोग एक विज्ञान पर चर्चा कार्यक्रम के पे कुछ अच्छा चर्चा करने के लिए फिर से आगे आए हुए हैं। तो हमारे यहाँ से काफ़ी फैकल्टी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। राज्य शिक्षा केंद्र से हमें रावेन जी और भी लोग वहाँ से सपोर्ट कर रहे हैं। हम इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय आविष्कार अभियान एक्चुअली IIT इंदौर में, जो कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का पार्ट है, उसके थ्रू कर रहे हैं, जो राज्य शिक्षा केंद्र के सपोर्ट से हो रहा है। हमने अभी तक जो 13 जनवरी से सेशन स्टार्ट किया था, 13 जनवरी से 31 मार्च तक, उसमें बहुत अच्छी चर्चाएं की। हमारे साथ बड़े-बड़े प्रोफेसर जुड़े रहे उसके लिए, और आप लोगों ने व्यू भी किया, आप लोगों ने देखा, अच्छा कमेंट भी किया। मुझे खुशी है कि जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जो राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल मेहनत कर रहा है, वो हमारा मकसद जो है वो रंग ला रहा है। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ाते हुए हम आज हमारे साथ प्रोफेसर संदीप चौधरी जी हैं, जो कि आज बहुत अच्छी बातें बताएंगे। थोड़ा सा प्रोफेसर संदीप चौधरी जी के बारे में मैं आशीष जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ बोले, जिससे बोलने का पर्पज ये होता है मेरा कि जिससे आप लोग थोड़ा सा जाने कि क्या होता है हाई स्कूल में, क्या होता है, इंटर क्या होता है, फिर BSc क्या होता है, या बीटेक क्या होता है, एमटेक क्या होता है, PhD क्या होता है, बाहर में क्या चीजें होती है। पर्पज हमारा यही है। अदरवाइज हम उसको बोल के भी जा सकते थे, लेकिन हम चाहते हैं आपको कुछ दिखाएं। तो उसी में मैं डॉक्टर आशीष से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ सर थोड़ा सा सर मैं थोड़ा सा पहले बोल दूं, इसके बाद फिर सर को बुलाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं डॉक्टर त्रिपाठी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज थोड़ा सा कुछ बोले। मैं डॉक्टर RP त्रिपाठी राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से IIT की पूरी टीम का स्वागत करता हूं, जिसमें नोडल अधिकारी डॉक्टर नीरज शुक्ला जी, आज के वक्ता डॉक्टर संदीप चौधरी जी, और जो सहयोग हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं आशीष कुमार जी, मृगेंद्र दुबे जी, सभी का स्वागत है। मैं स्वागत करता हूं फील्ड के जो हमारे शिक्षक साथी जुड़े हुए हैं, विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, अभिभावक, B.Ed D.Ed के स्टूडेंट, डाइट फैकल्टी, BRC BSc CSE, तथा हमने नए तरीके से स्टीम आधारित जो स्कूल हैं, प्रदेश में 1500 स्कूल स्टीम के लिए चयनित किए गए हैं, उन विद्यालय के समस्त शिक्षकों और विद्यार्थियों को भी आमंत्रित किए हैं, जोड़े हैं इस कार्यक्रम से। मैं अपने फील्ड के समस्त टीचर, अभिभावकों और विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूं कि यदि आपकी छुट्टी भी हो जाए तो भी ये कार्यक्रम आपको नए तरीके से शुरू किया गया है, और यह जिस प्रकार से DGLEP का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है कि पूरे समय चलता रहेगा, इसी प्रकार से यह कार्यक्रम IIT इंदौर के सहयोग से प्रति बुधवार शाम 4 से 5 बजे आप पूरी गर्मी, ये नई इस तरह से कहें कि ये पूरे सत्र 2021-22 के लिए कार्यक्रम की आज की से शुरुआत है। और निश्चित तौर से आज बहुत ही अच्छा दिन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आज जयंती है, जिन्होंने इस देश के लिए संविधान का निर्माण किया था। तो निश्चित तौर से हम लोग भी उसी दिशा में आज बहुत शुभ अवसर पर ये कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं कि 2021-22 के लिए IIT इंदौर के सहयोग से राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत इस कार्यक्रम का पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। ये यद्यपि है तो कंटिन्यू 13 जो हम जनवरी से शुरू किए हैं, फिर भी इस साल हमारे साथ कुछ नए मेहमान जुड़ेंगे। वह विद्यार्थी जुड़ेंगे जो कक्षा 5 पास किए हैं और कक्षा 6 में आ गए हैं। निश्चित तौर से प्रोजेक्ट आधारित आप विद्यार्थियों का कक्षा 5 के मूल्यांकन था, वो कक्षा 6 में ही प्रमोट माने जाएंगे। कक्षा 6 के विद्यार्थी 7 में, 7 के विद्यार्थी 8 में। इस प्रकार से ये विद्यार्थी हैं जो कक्षा 8 पास कर लिए हैं, वो भी जुड़ने चाहें वो भी जुड़े। सभी का हम स्वागत करते हैं कि इस श्रृंखला में आप लोग अवकाश होने के बावजूद भी अपने विद्यार्थियों को, अपने अभिभावकों को, जो जहां हैं जिस प्रकार से आप जोड़ सकें व्हाट्सएप ग्रुप में, इस संदेश को जरूर प्रसारित करिएगा और अधिक से अधिक लोगों को जोड़िएगा, ताकि ये IIT के द्वारा जो कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा, इससे अधिक से अधिक हमारे विद्यार्थी लाभान्वित हो सकें, शिक्षक साथी लाभान्वित हो सकें। जो विद्यार्थी शिक्षक साथी विगत सत्र में नहीं जुड़ चुके हैं, नहीं जुड़ पाए कतिपय कारणों से, उनसे भी अनुरोध है कि उनको भी जोड़िए और अधिक से अधिक संख्या में लोगों को इस कार्यक्रम के बारे में बताइए। साथ ही यदि कोई साथी इस कार्यक्रम को
अभी लाइव नहीं देख पाते हैं तो यह लिंक हमेशा IIT के साइट में पड़ी रहती है, वहां से देख लें। हमारे इस ग्रुप में शेयर होती है, इसको कभी भी रिस्टार्ट करके देख सकते हैं। यह कार्यक्रम उनको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप लोगों से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें, इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, स्वयं में जुड़ें, अभिभावकों को जोड़ें, अन्य लोगों को इसके लाभ के बारे में बताएं। क्योंकि ये IIT हमारे स्कूल शिक्षा जगत में और खास तौर से हमारे मध्य प्रदेश हिंदी भाषी प्रदेश के लिए IIT पूर्णतः हिंदी माध्यम में कार्यक्रम लेके आए हैं, जबकि IIT के प्रोफेसर पूर्णतः इंग्लिश में व्याख्यान अपने देते हैं। हमारे अनुरोध पर अपने व्याख्यान को हिंदी में तैयार कर रहे हैं और कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के स्तर के तैयार कर रहे हैं। अतः हमारा अनुरोध है आप सभी शिक्षक साथियों से कि इसको अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें और जुड़ें। साथ में अपने विद्यार्थियों को ये बताएं कि IIT जो सपना होता है विद्यार्थियों का पहुंचने का, वो किस प्रकार से पहुंचा जा सकता है, किस प्रकार से चयनित होते हैं, IIT क्या चीज है, और जो IIT में हमारे प्रोफेसर अध्यापन करा रहे हैं वो किन योग्यताओं के हैं, वो कहाँ से अध्ययन किए हैं, किन किन संस्थाओं में उन्होंने अध्ययन किया है। तो इसके बारे में भी जानकारी आप लोग ग्रहण करें, उनके बारे में जानकारी लें। इससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, जिससे आप विद्यार्थियों को भी बता सकेंगे कि हमें किन किन संस्थानों में, उच्च संस्थानों में अध्ययन करना चाहिए। और मैं पुनः एक बार स्वागत करता हूं IIT इंदौर का, वहां की पूरी फैकल्टी का, जो हमारे इस अनुरोध को मानते हुए सत्र 2021-22 के लिए कोविड पीरियड में आप देख रहे हैं साथियों कि फिर से स्कूल खुलने की संभावना बहुत कम दिख रही है। अभी 15 जून तक स्थितियां फिर से हो गई कि स्कूल नहीं खुल पाएंगे। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों का नुकसान न हो, IIT इंदौर हमारे लिए सहयोग प्रदान कर रहे हैं कि विद्यार्थियों के लिए विज्ञान और गणित में छोटे छोटे लेक्चर तैयार करके आप लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। मैं IIT इंदौर की संपूर्ण टीम का पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि आप विगत सत्र से जो सहयोग प्रारंभ किया है आगे भी जारी कर रखे हैं और हमेशा ये रहेगा। तो मैं IIT की टीम का पुनः आभार। और आज के वक्ता प्रोफेसर संदीप चौधरी जी के इंट्रोडक्शन के लिए IIT इंदौर को मैं अनुरोध करूंगा, प्लीज। धन्यवाद त्रिपाठी जी, धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर संदीप चौधरी, जो कि सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट IIT इंदौर में कार्यरत हैं। और आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, वो MBM इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर से हुई। मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग, जैसे एक MTech होता है और BTech होता है, परंतु यहाँ देखिए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, कुछ अलग है जो BTech रहता है। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, आपने BSc नाम सुना होगा, बैचलर ऑफ साइंस, BA बैचलर ऑफ आर्ट, इसी तरह से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग भी है। अच्छा, इसके बाद आपने PhD IIT दिल्ली ही से करी। पोस्ट ऑफ रिसर्च फेलोशिप के आपको मिली स्ट्रक्चरल सिस्टम लेबोरेटरी KNU साउथ कोरिया से, वहाँ आपने समय बिताया, 1 साल से ज़्यादा समय बिताया, वहाँ पे रिसर्च करी। आप इसके बाद में मालवी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर में आपने कार्य किया एज ए स्टार्टिंग फ्रॉम असिस्टेंट प्रोफेसर टू एसोसिएट प्रोफेसर एंड सो ऑन। इसके बाद में किया है, और आपका जो शोध क्षेत्र है उसमें बहुत सारी चीज़ों पे आप काम करते हैं, खास तौर से संरचनात्मक अभियांत्रिकी, सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस, सतत निर्माण कार्य, कंपोजिट ब्रिजेस, नोवेल ब्रिक्स एंड ब्लॉक्स, आपने नई किस्म की ईंटें कैसे बनाई जा सकें, माइक्रो स्ट्रक्चर एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, जो हमारा कंक्रीट रहता है उसका स्थायित्व कैसा रह पाए लंबे समय तक, उसको सूक्ष्म स्तर पे अध्ययन करना, और वेस्ट मैनेजमेंट इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल, भवन निर्माण सामग्री में अपशिष्ट प्रबंधन। इस तरह से बहुत सारे रिसर्च शोध क्षेत्र हैं आपके, और आपके 80 से ज़्यादा पब्लिकेशन शोध पत्र हैं, 4 से ज़्यादा अधिक पेटेंट्स हैं, और 150 से अधिक प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया हुआ है।
इसके साथ साथ आपके पास प्रशासनिक अनुभव भी बहुत सारा रहा है, एसोसिएट डीन एकेडमिक, एसोसिएट डीन रिसर्च एंड कंसल्टेंसी, एसोसिएट डीन प्लानिंग, कोऑर्डिनेटर टीक्यूब और हेड ऑफ डिसिप्लिन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। अच्छा, इन आपके बारे में आपके बारे में जानने के लिए बहुत कुछ और भी है जो आप, चूंकि भी समय की कमी रह जाती है इसलिए हम नहीं लिख पा रहे हैं यहाँ पे, जो आप यहाँ पे नीचे होम पेज दिया है वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों। स्वागत है सर, संदीप सर। संदीप जी, धन्यवाद आशीष जी। धन्यवाद सभी मित्रों का। स्क्रीन शेयर करता हूँ। बच्चों से रिक्वेस्ट है कि कुछ भी क्वेश्चन हो तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे देखने की, और कुछ होगा तो बताने की कोशिश करेंगे। तो अपने क्वेश्चंस भी आप चैट बॉक्स में लिखते रहें, तो जिससे इंटरेक्शन हमारा 1-to-1 इंटरेक्शन आपसे बना रहे। प्रोफेसर संदीप जी। हाँ, मेरा बस ये अनुरोध रहेगा शुक्ला साहब कि बच्चे जो भी YouTube पे अगर कुछ प्रश्न करते हैं तो आप एक बार बता सकते हैं, क्योंकि मैं एक ही स्क्रीन पे रहूंगा। जी जी जी, मैं देख रहा हूँ संदीप। हाँ, तो बच्चों आज हम बात करेंगे प्राकृतिक आपदाओं से बचाव की। और पहले प्रश्न ये आता है कि प्राकृतिक आपदा होती क्या है। कुछ भ्रांतियां प्राकृतिक आपदाओं के बारे में हैं, वो भी हम बीच बीच में उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। प्राकृतिक आपदा और प्राकृतिक जोखिम में एक फर्क रहता है। कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम हुआ है। फिर से संदीप जी जुड़ेंगे जल्दी ही। तब बन जाता है जबकि उसका इतना असर होता है कि वो हमें हानि पहुंचाने लगता है। जैसे कि मान लीजिए थोड़ा बहुत भूकंप आया, धरती में थोड़ा सा कंपन हुआ, हमने महसूस किया, ठीक है, उसको हम आपदा नहीं कहेंगे। बट अगर धरती में इतना कंपन आ गया कि हमारा कुछ नुकसान हो गया, नुकसान मतलब जैसे जान माल की हानि हो गई या कुछ और ऐसी हानि हुई जिससे हमें रिकवर करने में थोड़ा समय लगेगा, तो उसको हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। तो हम बात करेंगे कि प्राकृतिक आपदाओं से हम कैसे बच सकते हैं। अब बचने के भी दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि प्राकृतिक आपदा आने से पहले ही हम अपने को सुरक्षित कर लें, ऐसी बातों का ध्यान रखें जिससे कि प्राकृतिक आपदाओं का हम पे असर कम हो। दूसरा ये कि भाई जब प्राकृतिक आपदा आ ही गई है तो उसके बाद हमें क्या करना है, तो उन दोनों पे जिक्र करेंगे। अब प्राकृतिक आपदा के अनेक उदाहरण हैं। जंगलों में आग। अब फिर हम इसकी बात करते हैं, जंगलों में आग, हर जंगल में आग प्राकृतिक आपदा नहीं है। हो सकता है किसी जंगल में एक पेड़ जल गया और हमने उसे बुझा दिया पानी से, तो वो आपदा में नहीं बदला। बट एक बहुत बड़े भूभाग में अगर आग लग गई और उसका असर आया तो हम उसे कहेंगे कि आपदा हो गई। ऐसे ही बाढ़, हो सकता है 5-7 मिनट के लिए नदी नाले में एक उफान आया और पानी आके चला गया, उसको हम फिर से आपदा नहीं कहेंगे। पर बाढ़ इतनी विकराल हो गई कि उससे हमारे जनजीवन पे असर पड़ने लगा तो हम उसे प्राकृतिक आपदा कहेंगे। ऐसे ही भूस्खलन, हिमस्खलन का तो अभी आपने न्यूज में भी देखा होगा, जो कि हमारे उत्तराखंड के अंदर हुआ है, जिससे कि काफी ज्यादा जान माल की हानि हुई है। भूस्खलन वो भी हिमालय उसके अंदर होते रहते हैं। भूकंप की तो सबसे ज्यादा जान माल हानि होती है पूरी दुनिया में, अगर हम देखें तो उस पर भी हम जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे। ज्वालामुखी है, सुनामी है, चक्रवाती तूफान है, बादल फटना है। तो तरह तरह की प्राकृतिक आपदाएं हैं। थोड़े बहुत हम देखें तो जैसे 2004 की सुनामी, आप तो छोटे रहे होंगे जो बच्चे हैं, बट शिक्षक लोगों को याद होगा कि 2004 की सुनामी में काफी ज्यादा जान माल की हानि हुई थी, तो हम सुनामी की भी चर्चा करेंगे। 2013 में केदारनाथ में भयंकर बाढ़ आई थी, वो भी एक आपदा थी, उसकी भी हम चर्चा करेंगे बाढ़ के बारे में। और फिर 2021 में जो उत्तराखंड में भूस्खलन हुआ है, तो इन सब की हम चर्चा करेंगे। ये कुछ तरह की प्राकृतिक आपदाएं हैं जो कि अनेक तरह की हो सकती हैं। बात आती है आपदा प्रबंधन की, या जब प्राकृतिक आपदा आ गई है तो हमें क्या करना है, या उससे पहले हमें क्या करना है। आपदा प्रबंधन के दो विभिन्न एवं महत्वपूर्ण पहलू हैं, जैसे हमने पहले भी बात की। पहला कि आपदा से पूर्व, दूसरा आपदा के पश्चात का प्रबंधन। अब जो आपदा पूर्व प्रबंधन है, इसको कई बार हम जोखिम प्रबंधन भी कहते हैं। मतलब समय समय पर, मान लीजिए हमें लग रहा है कि यहाँ भूस्खलन आ सकता है, तो समय समय पर हम ऐसा कार्य करते रहें।
उन पहाड़ों को बांधते रहें, वहां पे वृक्षारोपण करते रहें जिससे कि भूस्खलन ना आए, या कहीं हमें लग रहा है कि भाई यहाँ पे बाढ़ आ सकती है तो हम वहाँ पे बांध बना सकते हैं, हम इस तरह के या पहले से ऐसे पुल बना सकते हैं कि बाढ़ आई तो भी हम पे असर ना हो। तो इस सबको हम कहेंगे आपदा पूर्व प्रबंधन। अब किसी भी आपदा के जोखिम को प्रतिबंधित करने के लिए एक प्रभावकारी रणनीति की शुरुआत जोखिम की पहचान से होती है। ये बहुत जरूरी है। हम ये तो कह सकते हैं कि हम आपदा प्रबंधन करेंगे, लेकिन जोखिम कितना है? अब ये जोखिम हो सकता है कि जैसे इंदौर में किसी और चीज का जोखिम है, हिमालय में किसी और चीज का जोखिम है, गंगा के तट पे किसी और चीज का जोखिम है, केदारनाथ के पास किसी और चीज का जोखिम है। तो ये जोखिम की पहचान करना ये भी एक जरूरी है, और इसके लिए भारत सरकार ने विभिन्न तरह के मानचित्र उपलब्ध कराए हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करें चक्रवात की, समुद्री चक्रवात की, तो एक मानचित्र भारत सरकार उपलब्ध कराती है जिसमें हम देख सकते हैं कि चक्रवात का, समुद्री चक्रवात का असर कहाँ पे ज्यादा होगा, कहाँ पे कम होगा। ऐसे भूकंप में भी भारत सरकार ने एक मानचित्र उपलब्ध कराया है जिसमें ये देखा जा सकता है कि ये जो भूभाग है यहाँ पे भूकंप का असर ज्यादा होगा, ये भूभाग है यहाँ पे भूकंप का असर कम होगा। हम वो कुछ मानचित्र देखेंगे भी। अब आपदा प्रबंधन के समय जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण एक तो संचार होता है। संचार व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रहनी चाहिए, क्योंकि अगर संचार व्यवस्था ठप हो गई तो हमारे सारे आपदा प्रबंधन में दिक्कत आ सकती है। दूसरा निर्माण भी आपदा प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हमने पहले से सुनियोजित अच्छा निर्माण किया हुआ है तो हम आपदा के नुकसान को बहुत कम कर सकते हैं। उससे न केवल हमारा बुनियादी ढांचा बचेगा, बट उससे महत्वपूर्ण हमारे जीवन भी बचता है। एक तत्परता, मतलब हम कितने तत्पर हैं आपदा के प्रति। कई बार ऐसा होता है आपदा आ गई, सूचना समय पे नहीं पहुंची, और जब तक आपदा का हम पे असर हो गया तब तक हम अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले सके। तो ये तीनों चीजें काफी महत्वपूर्ण हैं। पहले हम बात करते हैं एक सबसे महत्वपूर्ण आपदा की, भूकंप। भूकंप के बारे में भी कुछ भ्रांतियां हैं, हम उसको थोड़ा सा भी यहाँ पे दूर करेंगे। भूकंप को साधारण अर्थ में अगर हम देखें तो सीधा बात है भूमि का कंपन, अर्थात भूमि हिलती है यहाँ पे। अब ये भूमि क्यों हिलती है, इसका मोटा मोटा एक कारण ये है कि कुछ आंतरिक क्रियाएं होती रहती हैं, और जिन्होंने भूगोल पढ़ा है वो जानते हैं कि हमारी जो धरती है विभिन्न प्लेट है, तो और जब उनमें आपस में घर्षण होता है तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा रिलीज होती है, उसकी वजह से भूकंप आता है। और भूकंप का पृथ्वी पर विनाशकारी प्रभाव हम देख सकते हैं, मानवीय सतह, भवनों पे भी असर आता है, और अनेकों ध्वंस हो जाते हैं अगर भूकंप की तीव्रता काफी ज्यादा है। अब भूकंप की तीव्रता की जब बात आती है तो भूकंप की तीव्रता विभिन्न स्केल्स पे नापी जा सकती है, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण स्केल है जिसपे ज्यादातर हमें भूकंप की तीव्रता बताई जाती है वो होती है रिक्टर स्केल। तो आपने देखा होगा अक्सर जैसे ही भूकंप आता है खबर आती है कि फलां जगह भूकंप हुआ है और इतनी रिक्टर स्केल का भूकंप हुआ है। अब ये रिक्टर स्केल पे अक्सर ऐसा आता है कि 4 रिक्टर स्केल का भूकंप हुआ, 5 रिक्टर स्केल का भूकंप हुआ, 6 रिक्टर स्केल का भूकंप हुआ। तो एक नेचुरल तरीके से हमारे दिमाग में होता है कि 4 रिक्टर स्केल का भूकंप हुआ या 5 रिक्टर स्केल का भूकंप हुआ मतलब 1.25 गुना फर्क पड़ा होगा, या 4 की जगह 6 रिक्टर स्केल का भूकंप हुआ है तो 1.5 गुना फर्क पड़ा होगा, 1.5 गुना एनर्जी आई होगी। लेकिन यहाँ पे मैं समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि रिक्टर स्केल अगर 1 से बदलती है तो ऊर्जा जो धरती से आ रही है या धरती जितनी ऊर्जा बाहर फेंक रही है वो 10 गुना बदलती है। इसका मतलब ये है कि अगर एक जगह 4 रिक्टर स्केल पे भूकंप आया है और एक जगह 7 रिक्टर स्केल पे भूकंप आया है तो ऊर्जा 3 गुना नहीं निकल रही, ऊर्जा 1000 गुना निकल रही। तो बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की है कि अगर रिक्टर स्केल पे दशमलव में भी फर्क है, जैसे 4 की रिक्टर स्केल पे भूकंप आ रहा है या 4.1 पे, उसमें भी जो ऊर्जा धरती की तरफ से आ रही है वो बहुत बड़ी ऊर्जा है और नुकसान उतना ही हो सकता है। मतलब अगर 3 का बदलाव हो गया रिक्टर स्केल पे तो नुकसान 1000 गुना हो सकता है। तो एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात एक ये है कि अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे ही भूकंप आया 1-2 घंटे बता दिया जाता है कि भूकंप इस जगह आया, फला जगह आया। अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि कैसे लोग पता कर लेते हैं कि भूकंप कहाँ आया। हर जगह तो हमने मशीन नहीं लगा रखी है, हम कैसे बता सकते हैं कि फला जगह भूकंप आया। इसके लिए क्या किया जाता है, दुनिया भर में जगह जगह प्रयोगशालाएं हैं, शोधशालाएं हैं, वहां पे मशीन रहती हैं और वहां देखते रहते हैं धरती में कितना कंपन आया, कितना कंपन आया। आपस में एक दूसरे की सूचनाएं भेजते हैं। यही कहीं पे
इतना कंपन आया, इस जगह इतना कंपन आया, इस जगह इतना कंपन आया, और उस सब सारी सूचनाओं को एकत्रित करके, सारी सूचनाओं को जोड़ के तुरंत ये निकाल लिया जाता है कि भूकंप का केंद्र कितना है। भूकंप का न केवल केंद्र महत्वपूर्ण है, लेकिन भूकंप जमीन से कितना नीचे ये भी महत्वपूर्ण है, वो भी अपने उससे सूचनाओं से निकाल लेते हैं। अब भूकंप से होने वाला जो नुकसान है, कुछ लोग ये कहते हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है कि भूकंप को लोग जिम्मेदार ठहराते हैं जान माल हानि के लिए, लेकिन ये कहा जाता है कि भूकंप से जान और माल की हानि नहीं होती। जान और माल की हानि इंसानों के द्वारा ही होती है, क्योंकि उन्होंने भूकंप के लिए पर्याप्त प्रबंधन नहीं किए हुए थे, या तो इमारतें गलत बना रखी थी, या अपने को उस तरह से तैयार नहीं किया हुआ था। तो ये कहा जाता है इंजीनियरिंग में कि भूकंप को आप दोषी मत ठहराइए, अपना जो प्रबंधन है या आपने जिस तरह के निर्माण किए थे, जिस तरह के भवन बनाए थे, आप उनको दोषी ठहराइए। अब जैसे हमने पहले भी बात की कि भारत के मानचित्र के हिसाब से भारत सरकार हमें बताती है समय समय पे कि कहाँ पे कौन सी प्राकृतिक आपदा ज्यादा हो सकती है, प्राकृतिक जोखिम ज्यादा है। इसी के हिसाब से भूकंप के लिए भारत सरकार ने ये एक नक्शा बना के हमें दिया हुआ है। इसमें आप देखेंगे तो इसमें 4 जोन नजर आ रहे हैं, जोन 2, 3, 4 और 5। जोन 5 जो है, जो कि करीब लाल रंग का है, वो सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है और वहां पे भूकंप का सबसे ज्यादा जोखिम है। इसमें आप देखेंगे तो ज्यादातर हमारे नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है और हिमालय के आसपास का हिस्सा है। फिर अगर जोन 4 की देखें तो जोन 4 भी हिमालय से फिर थोड़ा सा बाहर की तरफ, मतलब अंदर की तरफ आता हुआ हिस्सा है। कोलकाता के आसपास कुछ हिस्सा है और मुंबई के नीचे कुछ हिस्सा है। इस तरह से विभिन्न जोन है। यहाँ पे खास बात आप ये देखेंगे कि ये जो मानचित्र है ये जोन 2 से ही शुरू हो रहा है और जोन 1 यहाँ नहीं है। किसी जमाने में, आज से 1 दशक पहले 5 जोन हुआ करते थे। फिर सरकार ने देखा कि, और जोन 1 को सबसे कम जोखिम वाला जोन माना जाता था, फिर सरकार ने देखा कि नहीं, ऐसा कोई भी जोन नहीं है हमारे देश में जहाँ पे हम कहें कि जोखिम सबसे कम है। तो जोन 1 पूर्ण रूप से हटा दिया गया है और अब सिर्फ 4 जोन रखे गए हैं, जोन 2, 3, 4, 5। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें और इसमें देखने का कोशिश करें तो हम देखेंगे कि ज्यादातर हिस्सा जोन 2 या जोन 3 में है। मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं हम थोड़े से सुरक्षित जोन के अंदर हैं अगर हम बाकी जगह को देखें, हिमालय के आसपास की जगह को देखें। परंतु हमें ये भी देखना है कि हम जब बड़े होके हमारे नौकरी करने जाएंगे तो हम हो सकता है ऐसी जगह रहें जहाँ हम जोन 4 में रह रहे हैं, जोन 5 में रह रहे हैं। तो हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। और ये जोन भी जो जोखिम के हिसाब से बताए गए हैं, ये 100% ऐसा नहीं है कि जोन 2 में भूकंप कभी आएगा ही नहीं। सिर्फ ये है कि संभावनाएं जो है वो जोन 2 में थोड़ी कम है, जोन 5 में सबसे ज्यादा है। और फिर भारत सरकार ये भी बताती है, हमें समय समय पे कोड उपलब्ध कराती है कि आप जोन 5 में अगर भवन निर्माण कर रहे हैं तो आप भवन थोड़ा और मजबूत बनाइए। अब एक बात और है, थोड़ा सा और कुछ अक्सर हमें ये कहा जाता है, जैसे गांव में या हम कभी घर में बात, परिवार में लोग मकान बना रहे हैं तो ये कहा जाता है कि देखो हमने कितना मजबूत मकान बनाया है, 2-2 फीट मोटी दीवारें बनाई हैं और ये बहुत मजबूत है। भूकंप के हिसाब से अगर हम भवन को देखें तो होता क्या है कि भूकंप टाइम धरती जो है अपनी बहुत सारी एनर्जी, ऊर्जा रिलीज कर रही है और वो ऊर्जा लेनी होगी, अवशोषित करनी होगी, वो भवन को अवशोषित करनी होगी। तो भवन अगर लचीला होगा तो वो ऊर्जा को अवशोषित कर पाएगा, भवन कठोर होगा तो ऊर्जा नहीं कर पाएगा। तो हमें कम झटके महसूस है। शॉक अब्जॉर्बर कम क्वालिटी के हैं या शॉक अब्जॉर्बर उतने लचीले नहीं है तो हमें झटके ज्यादा महसूस होते हैं। मतलब हमें बिल्डिंग को, हमारे भवन को लचीला बनाना है। तो ये भ्रांति हमें दूर करनी होगी कि बिल्डिंग हमने भारी बना दी है तो भूकंप का असर कम होगा। कि इंजीनियरिंग के हिसाब से वो उल्टा हो जाता है। अगर आपने बिल्डिंग अपनी या भवन भारी बनाया है तो आपका भवन भूकंप के हिसाब से कमजोर हो गया है क्योंकि उसमें लचीलापन खत्म कर दिया है। तो आपको एक तो भवन में लचीलापन रखना है, दूसरा ये देखना है कि भवन में बहुत ज्यादा तरोड़ मरोड़ नहीं करना है। मतलब भवन ऐसा नहीं कि नीचे से तो भवन की चौड़ाई कम है और ऊपर जाके चौड़ाई बढ़ गई है। हमेशा इस तरह से देखना है, नीचे से भवन ज्यादा चौड़ा होना चाहिए, ऊपर से या तो बराबर या कम चौड़ा होना चाहिए।
और लंबाई चौड़ाई का भी एक समानुपात होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भवन बहुत ही लंबा है एक दिशा में और एक दिशा में चौड़ाई बहुत कम है। तो एक आयताकार और या दोनों तरफ लंबाई और चौड़ाई अगर बराबर हो तो बेहतरीन होगा। और सबसे अच्छा तो एक सर्कुलर टाइप का भवन होता है, और इसीलिए आपने देखा होगा जैसे हमारे सांची की संरचनाएं हैं या हमारा पार्लियामेंट भवन है जो कि बिल्कुल सर्कुलर उसमें है, तो उसमें आज तक भूकंप का इतना असर नहीं आया। तो ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं। दूसरा, हमें ये भी देखना होगा कि हम दीवारों में जितने खिड़की और दरवाजे छोड़ देते हैं उससे बिल्डिंग की जो भूकंप को रोकने की क्षमता है वो कम हो जाती है। तो खिड़की और दरवाजे थोड़े कम रखने चाहिए, और खासकर किनारों के आसपास खिड़की और दरवाजे कम रखने चाहिए। ये तो आई भवन निर्माण की बात। अब हमें करना क्या चाहिए? तो एक तो हमें हमेशा अपनी इमारत की संरचना के इंजीनियरों द्वारा कराना चाहिए भवन में, इसकी संरचना की जांच कर लीजिए, अगर कोई कमजोर और मजबूत करा लीजिए। अच्छा, भूकंप जब आया तो होगा कि पूरी बिल्डिंग कंपन करेगी। कंपन करेगी तो उसमें जो भी लटकने वाली चीजें हैं वो हो सकता है गिर जाएं। तो हमें जैसे घर में गीजर है, कोई बड़े फ्रेम वाले फोटो है, आईने वगैरह है, तो ऐसे स्थानों पर उनको ऊंचा नहीं टांगना चाहिए, और ऐसा देखना चाहिए कि वो गिरकर किसी को घायल न कर दें। मतलब उनको अच्छी तरह से बांध के रखना चाहिए। अच्छा, भूकंप के समय हमें करना क्या चाहिए? सबसे बढ़िया प्रतिक्रिया तो ये है कि हमें निकल के भाग जाना चाहिए, क्योंकि भवन उस वक्त कभी भी गिर सकता है। या फिर हम ओट लें, और एक और तरीका अगर हमें लगे कि हम भाग नहीं सकते, जमीन पर लेट जाना चाहिए और उस वक्त किसी मजबूत मेज या बेड के नीचे छुप जाना चाहिए। घुटनों पर सिर रख लेना चाहिए, सिर हाथों से ढक लेना चाहिए, और अगर तकिया हो तो उस तकिए से हमें सिर ढक लेना चाहिए। अगर आप घर के बाहर हैं तो बिजली के तारों, भवन की भारी दीवारों, गली बत्तियों और पेड़ों से दूर रहना चाहिए। वो क्यों दूर रहना चाहिए? क्योंकि ये कभी भी गिर सकती हैं। बत्तियां हैं, पेड़ है, ये किसी इमारत के पास भी खड़े ना हो, वो भी कभी गिर सकती है। और यदि आप किसी चलती गाड़ी में, तो गाड़ी भी थोड़ी इमारत, दीवार या पेड़ से दूर करके ही हमें ठहरना चाहिए। और महत्वपूर्ण बात यह कि अगर इमारत क्षतिग्रस्त हो गई है तो हमें उसमें दोबारा प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि भूकंप ऐसा भी होता है कि जैसे अभी भूकंप आया, थोड़ी देर बाद फिर भी आ सकता है। कई बार कई दिन तक भूकंप चल सकता है। हालांकि भूकंप के आने की जो ड्यूरेशन होती है 2-4 सेकंड होती है, बट बात है महसूस कर रहे हैं तो हमें चालक को कहना चाहिए भाई वाहन को एक तरफ रोक दें और वाहन के भीतर ही रहना चाहिए। अच्छा, जितनी जल्दी हो सके चूल्हे आदि सभी तरह की आग बुझा देनी चाहिए, हीटर बंद कर देनी चाहिए। हाँ, कुछ कह रहे हैं शुक्ला? और यदि मकान क्षतिग्रस्त हो गया है तो बिजली, गैस और पानी बंद कर देना चाहिए। पालतू जानवरों को भी खोल देना चाहिए जिससे कि वो अपनी सुरक्षित जगह चले जाए। अच्छा, भूकंप इसमें प्रतिरोधी निर्माण में आजकल कई तरह के निर्माण की तकनीक आ गई हैं जिसमें हम कंपन अवशोषित कर सकते हैं। जैसे एक तकनीक यहाँ दिखाई गई है, और इसमें 10 तरह की तकनीक है, वो आप और पुस्तकों में देख सकते हैं। दूसरी प्राकृतिक आपदा जो है वो बाढ़ है। किसी भी बड़े, अब बाढ़ को हम कैसे बताएंगे, मतलब तो किसी भी बड़े शहर भूभाग का जलमग्न होना जिसमें अपार जन धन की हानि होती है वो बाढ़ कहलाती है। यहाँ पे ये नोट करिए कि हम कह रहे हैं जब जन धन की हानि होती है, ऐसा नहीं कि नाले में थोड़ी देर के लिए उफान आया 10 मिनट के लिए और हमने कह दिया कि बाढ़ है। अच्छा, इसके उत्तरदायी कारकों को जैसे अभिवृष्टि, पर्यावरण विनाश, भूस्खलन, बांध, तटबंध तथा बैराज का टूटना, ये सब आदि है। एक बाढ़ आने का मुख्य कारण वैसे ये होता है कि बांध, जब पानी बहुत तेजी से आता है तो बांध टूट जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई बांध की जो सुरक्षा है आसपास, अगर हम ऐसी जगह रहते हैं जहाँ बांध के आसपास रहते हैं तो बांध की सुरक्षा में कोई कोताही न बरतें, या बांध की समय समय पर रख रखाव होता रहे। और ये हमारी नागरिकों की तरह जिम्मेदारी होती है, अगर हमें लगता है कि कभी की बांध के रख रखाव में कोई कमी हो रही है या बांध को कोई देखने वाला नहीं है। बांध में हमेशा कुछ गेट बनाए हुए होते हैं, जब पानी का प्रवाह बहुत तेज होता है तो गेट खोल दिए जाते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि वहां पे स्टाफ रहता है जिसकी जिम्मेदारी है कि गेट खोल रहा है, बट कई बार ऐसा हो सकता है कि उनको भी न पता पड़े, या आप उससे 10 किलोमीटर पहले हैं जहां आपने देख लिया कि पानी का बहाव बहुत तेज आ रहा है, तो एक जिम्मेदार नागरिक की तरह आप भी जाके वहां पे बांध पे, या जो बांध के अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, उनको बता सकते हैं कि पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है और आप अभी गेट खोल देंगे तो अच्छा रहेगा। हालांकि उसका एक प्रोटोकॉल होता है, उनको प्रशासनिक अधिकारियों से अनुमति लेनी होती है, बट एक नागरिक की तरह हम बता सकते हैं। और ज्यादातर होता क्या है कि बाढ़, जब ये गेट खोल दिया जाता है तो निचले जो हिस्से हैं, फिर पानी निचले हिस्सों की तरफ जाता है, तो वहां तेजी से पानी जाता है।
तो वहां पे समय पे सूचना पहुंचाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई बार ऐसा होता है अनाउंसमेंट किया जाता है, ऐसा महसूस किया गया है कि अनाउंसमेंट किया गया है बट लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो ये हमें बताना होगा हमारे आसपास के लोगों को, अगर बांध के आसपास से कभी भी बरसात के मौसम या अदरवाइज भी कभी भी कोई अनाउंसमेंट हो रहा है तो हमें ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि पानी बहुत ही तेजी से आता है और 1 या 2 मिनट में तो सब कुछ बहा के ले जाता है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि खाद्य एवं कृषि संगठन के एक ताजा अनुमान के अनुसार हमारे देश की लगभग 25 करोड़ आबादी उन क्षेत्रों में निवास कर रही है जहां बाढ़ के प्रकोप की आशंका है। तो इसलिए हमें ध्यान देना होगा। अब अगेन ये एक मानचित्र दिया हुआ है भारत सरकार ने बना के, जहाँ पे तटीय क्षेत्र और उत्तरी राज्य हम देख सकते हैं वो गंभीर बाढ़ जोखिम का सामना करते हैं। तो अलग अलग तरह के मानचित्र इस तरह से उपलब्ध है। अब बाढ़ से हम कैसे सुरक्षा करें? एक तो हम पहले से ऊंची जगहों की पहचान कर लें जहाँ बाढ़ के समय हम पनाह ले सकते हैं, और जब तक बहुत जरूरी ना हो बाढ़ के पानी में हमें घुसना नहीं चाहिए, क्योंकि पानी बहुत तेजी से आता है। अपनी गैस बिजली की सप्लाई बंद कर दें, बिजली के उपकरणों का स्विच बंद कर दें। अच्छा, बाढ़ के बाद अक्सर जल जनित रोग भी फैलते हैं, तो उनसे बचने का भी उपाय हमें पहले कर लेना चाहिए। कुछ मकानों में, भवनों में हम अपना मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे फ्लड रिस्क जोन या जो बाढ़ प्रभावित जोन है उसमें घरों को ऊपरी मंजिल या अटारी में भोजन और आपातकालीन आपूर्ति के लिए डिजाइन कर सकते हैं। मतलब हम एक ऊपरी मंजिल में अपना सामान रखें, क्योंकि हो सकता है नीचे की मंजिल पे जो है बाढ़ का पानी भर जाए। घर को फाउंडेशन पे भी खड़ा किया सकता है, मतलब नींव इतनी ऊंची कर दी जाए कि जो स्तर हम मानित है खतरा हो, प्रूफिंग हैं। तीसरी तरह की आग जंगलों में होती है मोस्टली। यहाँ पे हम घर में जो लगती हैं आग उनकी बात नहीं कर रहे, प्राकृतिक रूप से जो लगती हैं, और इसका मध्य प्रदेश में भी कई बार असर देखने को मिलता है। ये प्राकृतिक कृत्रिम जोखिम दोनों है। हम प्राकृतिक आग की बात करेंगे। प्राकृतिक आग ज्यादातर जब हम की वजह से बहुत तेजी आगे रुक सकती है, और कई हेक्टेयर जो है कुछ कितना बड़ा आपदा है कि आपने अखबारों में जो बहुत विकसित देश हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश, वहां भी कई कई महीनों ये आग लगती रहती है इस तरह से जंगलों में, और उनके पास इतने साधन हैं और हेलीकॉप्टर से भी आग बुझाने की कोशिश करते हैं, सारे संसाधन भी झोंकते हैं, पर कई बार जंगलों की आग वहां शहरों तक भी पहुंच जाती है और शहर भी खाली कराने पड़ते हैं। तो दिखने में एक छोटा आपदा लगती है बट इसका बहुत बड़ा असर हो सकता है। अब ये हमें देखना होगा कि कंक्रीट, स्टील और ईंटें ज्यादातर आग में जलती नहीं है लेकिन कमजोर हो जाती हैं, और अगर एक बार वो कमजोर हो गई तो भवन को टिका नहीं पाएंगी, भवन गिर जाएगा। इसमें भी एक और खास बात हमें ये देखनी है कि स्टील की बजाय कंक्रीट ज्यादा अच्छा है आग के हिसाब से। अगर आग का जोखिम है तो हमें कंक्रीट की इमारतें ज्यादा बनानी चाहिए। भी जो हवाई जहाज से हमले हुए थे उसके अंदर अंततः है जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स और इमारतों का गिरने का जो कारण था, वो कारण आग की वजह से उनके स्टील का जो स्ट्रक्चर था वो गिर जाना था। तो ये हमें देखना होगा, जब इतनी बड़ी इमारत भी सिर्फ आग की वजह से गिर गई थी, उसमें और कुछ ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं, सिर्फ ये जब उन्होंने हवाई जहाज में उसी में टक्कर मारी, आग लग गई, उस आग की वजह से वो स्टील के जो संरचना थी, वो ज्यादातर स्टील के ऊपर बनी हुई संरचना थी, वो पिघलना शुरू हो गई और उस स्टील ने धीरे धीरे अपना सामर्थ्य छोड़ दिया और पूरी ध्वस्त हो गई। तो हम किस तरह से अपनी सुरक्षा में नियमित रूप से सुनिश्चित चाहिए कि आग जो सरकार की तरफ से भी ये जरूरी, हमारे सरकारी कार्यालय है, हमारी स्कूल है, कोई भवन है जहाँ पे एक नंबर कटने की संभावना है तो वहाँ पे आग बुझाऊ यंत्र हमें होने चाहिए। हम घर में भी छोटा बुझाऊ यंत्र रख सकते हैं। आपने देखा होगा आजकल चौपहिया वाहनों में, खासकर टैक्सी वाहनों में आग बुझाऊ होते हैं, तो वहाँ भी जब पूछ सकते हैं कि आप चालू हालत में आने। घर में भी कई लोग सिर्फ रख लेते हैं बट उनकी प्रॉपर रिफिलिंग नहीं होती है। सरकार हैं, हमारी स्कूल की इमारत में हम अपने गुरुजी से पूछ सकते किस समय पे रिफिल कराया है या नहीं कराया है, या हम खुद रखते हैं। अच्छा, और ये भी हमें देख, पड़ोस में न तो रिसने वाली गैस पाइप हो न चटनी की तारें हो। कई बार गैस की पाइप हम नहीं बदलवाते, उस
होना चाहिए। ज्यादातर ये जरूरी होता है भवनों में एक चित्र लगाना होता है, आग के समय का बताया जाता है। ये हमें ये देना होगा कि अगर आग लगती है तो लिफ्ट उस वक्त हमें इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि बिजली सबसे पहले बंद की जानी चाहिए और उस वक्त लिफ्ट काम में नहीं आएंगी। तो हमें सीढ़ियों का रास्ता हमेशा चालू रखना चाहिए। इसलिए देखा होगा आपने, कितनी भी ऊंची इमारत हो उसमें सीढ़ी का रास्ता एक अलग होता है, उस पर लाल रंग के दरवाजे लगे हुए होते हैं और वो आग के टाइम भागने का रास्ता होता है। उच्च आग वाले भवन और भवनों की अग्नि प्रतिरोधक सामग्री से ही डिजाइन करना चाहिए। चमकी उसमें हमें स्टील कम से लेना चाहिए, बट आग लीवर अच्छी नहीं है। ये हमें थोड़ा देखना, मोटी दीवारें और मजबूत स्तंभ मतलब कॉलम जो कहते हैं, वो आग से नुकसान के लिए अधिक समय है और लोगों को में ये देखना है, एक तरफ मोटी दीवारों से आग की तो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है बट भूकंप की कम हो रही है। तो हमें आपस में इंजीनियर से बात करनी चाहिए कि करीब कितनी मोटाई होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा आग का असर होता है लकड़ी की इमारतों में, तो उसमें आग प्रतिरोध काफी बड़ा कहर पाया था उसने, खासकर अंडमान निकोबार की साइड ना। ये सुनामी दो शब्दों से मिलकर बना है, सु जिसका अर्थ है बंदरगाह और नामी का अर्थ है लहर, तो इसे ज्वारी भूकंपीय लहर भी कहते हैं। इस तरह समुद्री तूफान भी समुद्र तट और पर विशाल ज्वालीय लहरों का कारण बनता है। ये लहरें कई बार बहुत ऊंची होती हैं, 30 मीटर से भी ऊंची हो सकती हैं और 30 किलोमीटर प्रति घंटे के से भी अधिक की गति से यात्रा करती है। और अंदर आने और बाहर जाने के दौरान ये लहरें लोगों को मार सकती हैं, घायल कर सकती हैं, इमारतों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। और आपको याद हो या आप अखबारों में देख सकते हैं, पुरानी पुस्तकों में आप देखने को मिलेगा कि एक काफी भारी तबाही मचाई थी सुनामी ने हिंदुस्तान में। ये 2004 की जो सुनामी का क्षतिग्रस्त क्षेत्र है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो हमारे सारे तटीय क्षेत्रों के आसपास आप देख रहे हैं, अंडमान निकोबार में तो काफी ज्यादा तबाही मचाई थी और उसके आसपास के हिस्से में भी काफी तबाही मचाई थी। समुद्री तूफान से कैसे फिर सुरक्षा करनी चाहिए हमें? एक तो ये करना चाहिए, समुद्री तूफान के मौसम से पहले ही दरवाजे खिड़कियों की मरम्मत करा लेनी चाहिए, मकान की छतें ठीक करा लें, सूखे पेड़ हटवा दें और पुराने जर्जर भवन हटा दें। समुद्री तूफान या सुनामी की समय पर सूचना बहुत ही जरूरी है। तो जब ऐसा मौसम होता है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम रेडियो पे सूचना लेते रहें, रेडियो चालू उसमें रखें जब हमें लग रहा है कि तूफान आने वाला है। और जैसे ही हमें ये सूचना प्रसारित की जाए कि भाई अब तूफान आने वाला है, तो हमें उस जगह से सुरक्षित जगह पे चला जाना चाहिए। एक आपातकालीन किट हमेशा रखनी चाहिए हमें, जिसमें पानी, खाना, टॉर्च, रेडियो, बैटरी इत्यादि हो। और तूफान अगर आ जाता है तो मकान के अंदर चले जाएं या विशेष शरण स्थलों में बना लें। अभी कुछ राज्यों ने कुछ विशेष शरण स्थल बनाए भी हैं, आपको ध्यान हो तो उड़ीसा में कई बार भारी तबाही हुई थी, उसके बाद उड़ीसा सरकार ने कुछ ऐसे विशेष शरण स्थल बना दिए हैं जो सिर्फ इसी उपयोग के लिए है कि जब जब ऐसा लगता है कि भाई समुद्री तूफान आने वाला है तो लोग उन शरण स्थलों पे जा सकते हैं। और वो ऊंचाई के ऊपर हैं, तो उसमें एक पर्टिकुलर ऊंचाई के ऊपर लोग चले जाते हैं और वो खुद को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं और जब तक समुद्री तूफान का असर कम ना हो तो वहां रह सकते हैं। तो हमें इस तरह का अपने गांव में आसपास, अभी यहाँ तो हमारे समुद्री तूफान का इतना असर नहीं है, बट अगर भविष्य में हम कहीं नौकरी करते हैं, ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ समुद्र के आसपास हैं, तो हमें हमेशा पहले से देख के रखना चाहिए कि भाई कौन सी जगह ऊंचाई पे है, कौन सी जगह ज्यादा सुरक्षित है, जिससे कभी हम ऐसा महसूस करें तो सुरक्षित जगह चले जाएं। तट के पास हमें निर्माण से बचना चाहिए और तट और भवन के बीच पेड़ जो है वो बहुत महत्वपूर्ण कारक हैं समुद्री तूफान का असर रोकने के लिए, तो उनको नहीं हटाना चाहिए। और पेड़ ज्वार के बल को भी तोड़ने में मदद करते हैं, क्योंकि एक तरह का बैरियर आ जाता है। अगर हम भवन वहां बना ही रहे हैं तो गहरी नींव का निर्माण करना चाहिए, अन्यथा सुनामी का बल पूरी तरह से एक ठोस इमारत को भी उलट सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब इतना ज्यादा उसका बल होता है कि पूरी इमारत को भी उलट देगा। अब चक्रवात बात करते हैं। फिर चक्रवात जो है समुद्री या कोस्टल एरियाज के आसपास आता है। चक्रवात में वायु बाहर की ओर से केंद्र की ओर घूमती हुई ऊपर उठती है और एक न्यून वायुदाब तथा चारों ओर उच्च वायुदाब रहता है। वायु की क्षैतिज एवं लंबवत दोनों ही गति तेज रहती है, जिससे आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि तथा भारी वर्षा होती है। अभी वायु की तीव्र गति के कारण समुद्री जल के खंभे में समुद्री जल इतना मजबूत बन जाता है कि वो खंभे की तरह बिहेव करता है और वो तटवर्ती क्षेत्रों में घुसकर विनाश करता है। और ये फिर एक मानचित्र है जहाँ पे देख सकते हैं कि जो समुद्री मतलब चक्रवात है, चक्रवात से
ज्यादा जोखिम किस किस एरिया में है, तो आप देख सकते हैं ज्यादातर जो समुद्र के आसपास के एरिया है, हमारा जो पूर्वी तट है ऑलमोस्ट पूरा पूर्वी तट है, और पश्चिमी तट में गुजरात वाला हिस्सा जो है वो समुद्री चक्रवात से ज्यादा प्रभावित होता है। ना चक्रवात के मौसम से जैसे हमने पहले ही बात की कि भाई पहले ही दरवाजे खिड़कियों की मरम्मत कराएं, जो हमने समुद्री तूफान की बात की, समय पे सूचना के लिए तत्पर रहे, आपातकालीन किट रखें, अगर चक्रवात आ ही जाता है तो मकान के अंदर चले जाएं। हम थोड़ा और ध्यान रख सकते हैं, जब हम मकान बनाए तो हमें उन जगहों पर निर्माण करना चाहिए जहाँ हवाओं से इमारतों को मतलब थोड़ा सा कर्टेन मिल जाता है, मतलब सेफ्टी मिल जाती है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, अगर आप इस तरफ देखोगे दाईं तरफ ऊंचाई पे, तो एक भवन है, भवन से पहले कुछ ऐसा एक एक पहाड़ का उठाव सा देख रहे हैं। अगर तेज हवा भी आएगी तो इस भवन के ऊपर उसका इतना असर नहीं आएगा, जबकि इसके नीचे वाले भवन में अगर आप देखेंगे तो सीधा हवा का असर आएगा, तो उस पर ज्यादा असर पड़ सकता है। लेकिन उसमें अगर हम पेड़ लगा दें तो फिर से असर कम हो सकता है। अच्छा, हवा का रास्ता है वैसे रोकने से हमें बचना चाहिए, मतलब खुद आर्टिफिशियल रास्ता रोकने का तरीका नहीं बनाना चाहिए, ये हमें देखना चाहिए। ये जो हमने ऊपर देखा है वो एक नेचुरल तरीके हैं हवा का रुख बदलने का, बट हम कभी ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि आर्टिफिशियल तरीके से हम हवा को रोकने की कोशिश करें। अगर हम कोशिश भी करेंगे तो हवा का प्रवाह इतना तेज है, जो हमारे आर्टिफिशियल तरीके हैं भवन से हम रोकने की कोशिश करेंगे तो उस दीवार को भी गिरा सकता है, पूरे भवन को भी वो उड़ा सकता है। तो भवन को हवाओं को आसानी से बहने के लिए उन्मुक्त होना चाहिए, तो ये हमें बहुत ही ध्यान रखना है। इसलिए जैसे कई बार कहा जाता है कि जब तेज हवा आ रही है तो आप भवन की खिड़कियां खोल दीजिए, एक तरफ से हवा आएगी एक तरफ से चली जाएगी। कभी कभी लोग एक गलती करते हैं कि एक तरफ से, जैसे आपने खिड़की खुली है और एक तरफ से बंद है, तो इतना दबाव बन जाता है भवन फट भी सकता है या छत उड़ भी सकती है। दूसरा, आपने ये भी देखा होगा कई बार बहुत ऊंची दीवारें हैं और दीवारों में बिल्कुल भी आपने सुराख नहीं दिया और बहुत तेज हवा आ रही है, तो उससे पूरी दीवार भी गिर सकती है। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा, अगर बहुत ऊंची दीवारें हैं आपकी, बहुत लंबी दीवारें हैं, तो उसमें जगह जगह आपको छेद बना देने चाहिए, जिससे कि अगर हवा का दबाव भी आएगा तो उस छेद में से हवा बाहर निकल जाएगी। फिर ये भूस्खलन है, ये तो एक जनरल आपदा है जो कहीं भी आ सकती है। चट्टानों का नीचे खिसकना भूस्खलन कहलाता है, और इसके कारण प्राकृतिक कारणों में भूकंप सबसे प्रभावशाली कारक है। कई बार ऐसा होता है कि भूस्खलन खुद से नहीं हो रहा, लेकिन जब भूकंप हो रहा है तो धरती में कंपन आ रहा है, और जब धरती में कंपन आ रहा है तो उस वक्त जो पर्वतों की चट्टानें हैं वो चट्टानें खिसकनी शुरू हो जाती हैं। तो इसके साथ ही एक तो भूकंप तो एक कारण हुआ, वनों का त्रास, जैसे कि हमने खूब देखा होगा कि एक जमाने में वनों में बहुत ज्यादा पेड़ होते थे, आजकल लोग पेड़ काट के ले जाते हैं। तो पेड़ जो है चट्टानों को रोकने में एक महत्वपूर्ण कार्य करते थे, लेकिन आजकल लोग पेड़ धीरे धीरे हटा देते हैं, तो उस वजह से चट्टानों को उतनी सुरक्षा नहीं मिलती और चट्टानें नीचे गिरने लगती हैं। अगर आप जैसे इंदौर के आसपास मध्य प्रदेश में, जैसे मैंने भी भ्रमण किया है, कई जगह देखा, आपको इतनी खूबसूरत की पेड़ है और पेड़ की जड़ों ने पूरी चट्टान को अपने सिर्फ जड़ों की उससे रोका हुआ है। जैसे आप इंदौर में अगर आप जाएंगे तो ये आपके तिनछा फॉल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और गढ़ है इंदौर में, वहां देख सकते हैं। इवन जैसे देवास में, अगर आपने देवास में टेकरी पे कभी जाएंगे तो देखेंगे माता के मंदिर पे जो शिला है, तो उसको बहुत ही खूबसूरती से एक पेड़ में और पेड़ की जड़ों से उसने उसकी चट्टान को अपने हिसाब से पकड़ा हुआ है। तो ये आप पेड़ जो है उसको हमें उसका उपयोगिता माननी होगी, और कई बार हम अपने खुद के छोटे से पर्सनल बेनिफिट के लिए पेड़ को काट देते हैं। तो हमें देखना होगा, अगर हमारे आसपास कहीं ऐसा हो भी रहा है तो हमें लोगों को मना करना होगा, जल का रिसाव रोकना होगा, भूक्षरण वगैरह रोकनी होगी, सड़क निर्माण उत्खनन वगैरह एक लिमिटेड मात्रा में होनी चाहिए, और इसके लिए जो वन का क्षेत्र होता है उसके लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होती है। कई बार ऐसा होता है लोग अपने बेनिफिट के लिए अनुमति नहीं लेते हैं, तो एक जागरूक नागरिक की तरह अगर हम किसी गांव में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं, तो हमें देखना चाहिए कि भी वन क्षेत्र में कोई अवैध उत्खनन तो नहीं कर रहा है, या वन क्षेत्र में कोई पेड़ नहीं काट रहा, क्योंकि वो भविष्य में हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। न भूस्खलन के ढलान के नीचे और ऊपर दोनों ही तरह को जो होता है, तो रोकने के लिए एक बांध की तरह की संरचना बनाई जा सकती है, झाड़ी लगाई जा सकती है, तो तरह तरह की इंजीनियरिंग संरचनाएं बनाई जाती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो प्रकृति ने हमें संरचनाएं दी हैं, जो प्रकृति ने पेड़ों के रूप में हमें संरचनाएं दी हैं, हम कितनी भी इंजीनियरिंग कर लें, एक से बेहतरीन एक तकनीक ला सकते हैं विदेशों से,
देश में भी हमारे बेहतरीन से बेहतरीन वैज्ञानिक हैं, विदेश भी तकनीक ला सकते हैं, पर जो प्राकृतिक संरचनाएं हैं प्रकृति ने खुद हमें वो आवरण दिया है इनके लिए रोकने के लिए, बराबरी नहीं कर सकते। तो फिर से यही है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगे होना चाहिए, वनों में कटाई कम से कम करनी चाहिए। बादल फटने की वजह से भी कई बार आप आते हैं, और करिए हिमाचल वगैरह में आपने सुना होगा, तो इसमें अचानक से नीचे गिरने को बादल फटना कहते हैं, और अचानक और बड़ी मात्रा में पानी, कई बार इमारत नष्ट हो जाती हैं, कई बार पुल भी नष्ट हो जाते हैं। तो इसका ये हमें ध्यान रखना होगा कि इसकी भविष्यवाणी प्रबंधन करना काफी मुश्किल होता है। समय समय पे वैज्ञानिक कोशिश भी करते हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा एक मुश्किल होता है, क्योंकि जो क्रिया प्रतिक्रियाएं होती हैं वो बहुत तेज होती हैं, और जब तक इस क्रिया प्रतिक्रिया को समझा जाए तब तक बादल फट जाते हैं कई बार। और इधर आप देख रहे हैं कि जैसे अगर हम अप्रैल से सितंबर 20 की भी बात करें तो जम्मू कश्मीर में 9 बार बादल फटे, हिमाचल में 3 बार, उत्तराखंड में 14 बार। तो इसके लिए हम पहले से बस यही कर सकते हैं कि भाई जो हमारी बिल्डिंग्स वगैरह हैं उसको इस तरह से बना के रखें कि अगर कभी ऐसा होता भी है, या जैसे पुल हैं तो अल्टरनेट रास्ते हमें पता हो, तो उसके लिए जो बचाव का कार्य कर सकते हैं। तो ये चर्चा सुनने के लिए धन्यवाद, और अब मैं चाहूंगा कि बच्चों का या कोई भी प्रश्न। धन्यवाद संदीप जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। अच्छी बात, मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि हमें पेड़ को बचाना चाहिए। उससे मतलब हम ऐसे इतने बड़े इंजीनियर नहीं है कि हम पेड़ को बना पाए। तो हमें हाँ सभी को ध्यान रखना चाहिए और पेड़ को ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए। और अच्छे अच्छे लोगों के कमेंट भी आए, जैसे कुछ लोग चाह रहे थे कि इससे हाँ रिलेटेड हम स्पेशल वर्कशॉप कर पाए, कुछ बच्चों का और पेरेंट्स का आई थिंक हाँ हाँ रिक्वेस्ट था उस पे। हाँ, और अच्छे अच्छे लोगों के काफी कमेंट है जो मतलब मैं देख रहा हूँ, काफी लोग अप्रिशिएट अच्छा हाँ, बोल रहे हैं, उनके लिए जानकारी भी अच्छी है। कुछ लोग ने बोला कि जबलपुर एरिया, कुछ एरिया में प्रॉब्लम होता है, तो ये जानकारी काफी महत्वपूर्ण रही है। आपदा प्रबंधन का कोर्स एक प्रारंभिक शिक्षा से रिलेटेड कुछ होना चाहिए, मतलब काफी अच्छा लगा बच्चों को, हमें भी बहुत अच्छा लगा जो जानकारी मिली। और बच्चों को भी सोचना चाहिए कि कुछ हम ऐसा कर पाए भविष्य में, ऐसा सोचे कि जो हम भूकंप के बारे में बाद में बता पा रहे हैं, क्या ऐसा पहले कुछ बता सकते हैं क्या? कुछ ऐसा है क्या चौधरी जी? क्या चीज? हाँ, जैसे प्रबंधन भूकंप के के लिए बारे में पहले, हाँ पहले ही डिटेक्ट कर पाए हाँ कि हाँ हाँ ये आने वाला है यहाँ पे, ऐसा कुछ है हाँ, क्या? एक्चुअली हाँ, एक तो मैं पहले थोड़ा सा, और मैं एक सूचना देना रह गया था। एक तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है भारत सरकार की, एनडीएमए। तो एनडीएमए की वेबसाइट पे बहुत अच्छी अच्छी सूचनाएं उपलब्ध रहती हैं, और बहुत अच्छा लिटरेचर भी है, बहुत ही सरल भाषा में लिखा हुआ है उन्होंने। और ये भी एक खास बात है कि जो एनडीएमए हमारे यहाँ बना वो एक बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल है, और दुनिया के अनेक देश हमारी जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसको फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने वही मॉडल अडॉप्ट किया है। इवन कुछ पड़ोसी देश जो हमें पसंद नहीं करते, उन्होंने भी सेम पैटर्न पे अपने एनडीएमए बनाया है। ये तो खास। अब दूसरी बात मैं उस पर आता हूँ, हाँ, जो भूकंप की पहले से मतलब पता करना, ये एक वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, आज भी है। लेकिन सिर्फ ये है कि ये जो जैसे जोनेशन वगैरह है, जैसे ये 5 जोन 4 जोन अभी बताए, इसमें मैं थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जैसे आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, ये तो 4 जोन बता दिए भारत सरकार ने। उसके बाद फिर और बात आई कि भाई ये 4 जोन तो बहुत ही बड़े जोन है। अब ऐसे जैसे पूरा मध्य प्रदेश ही जोन जो 2 और जो 3 में आ गया, तो क्या हम मतलब शहर के हिसाब से भी बता सकते हैं? और फिर कई बार ऐसा हो सकता है, जैसे मान लीजिए हम दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली में कुछ इलाका ऐसा है जो यमुना के तट पे है, तो वहां तो भूकंप का ज्यादा असर आएगा, दूसरे पे कम आएगा। तो अभी भारत सरकार ने एक नई स्कीम चालू की है जिसमें वो माइक्रो जोनेशन की बात करते हैं। मतलब वो उस शहर के में भी थोड़े दिन बाद हमें उपलब्ध होगा, जैसे दिल्ली बम्बई बड़े शहरों का तो आज भी उपलब्ध है, जैसे छोटे शहर के छोटे छोटे हिस्सों में भी हमें उपलब्ध होगा कि भाई यहाँ ज्यादा संभावना है, यहाँ कम संभावना है। तो एक तो वो उस पर काम कर रहे हैं। दूसरा, बिल्कुल एक्यूरेट प्रेडिक्शन आज भी बड़ा मुश्किल है, मतलब लोग नहीं कर पाते, क्योंकि वो जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स मिलता है, अगर लोग प्रेडिक्ट भी कर पाए हैं तो 2 4 5 सेकंड पहले कर पाए हैं, तो उतना तो हमारे रिएक्शन टाइम होता नहीं। लेकिन ये जो स्टडीज हैं, जैसे कि भाई प्लेट टेक्टोनिक्स है, कि प्लेट किधर मूव कर रही है, या कहीं पे फॉल्ट है, फोल्ड्स हैं, जो कि भूगोल के छात्र हैं वो ज्यादा जानते हैं, उस हिसाब से फिर भी मोटा मोटा एक बता दिया जाता है भाई ये ज्यादा सेंसिटिव एरिया है,
एक और तरीका होता है कि नॉर्मली ये माना जाता है कि भाई इस एरिया में 50 साल में एक भूकंप आता है, इस एरिया में 100 साल में एक भूकंप आता है, तो एक समय हो जाता है तो ये भी बता दिया जाता है कि अब आपकी संभावना ज्यादा है। अच्छा, एक और खास बात है कि कई बार थोड़े थोड़े झटके आते हैं, जैसे कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ लोग कहते हैं कि भूकंप के झटके है 2 रिक्टर स्केल पे है, 3 रिक्टर स्केल पे है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो एक तरह से अच्छा है, क्योंकि वो जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे करके निकल रही है। पर अगर बहुत समय से कोई जगह ऐसी है जहाँ के कि भूकंप आने की संभावना तो बहुत है, लेकिन बहुत समय से धरती में कोई हलचल नहीं हुई है, या आपने रिक्टर स्केल पे कुछ आप मेजर नहीं कर पाए हैं, तो हमें सतर्क होने की जरूरत है। ये इसी तरह से है कि मान लीजिए जैसे प्रेशर कुकर में है, अगर सीटी उठ रही है, सीटी बज रही है, तो ठीक है, मतलब आपके उतना भाव नहीं, पर अगर प्रेशर कुकर की सीटी रुक गई है तो हो सकता है कुकर फट भी जाए। तो वो एक है, लेकिन एक्यूरेट प्रेडिक्शन आज भी बहुत मुश्किल है। लोगों ने किया है, सिर्फ ये बताया है कि अगले 15 दिन में यहाँ संभावना है कुछ ऐसे, बट बिल्कुल ये कि आज आ जाएगा, कल आ जाएगा। हाँ। धन्यवाद और संदीप जी। हाँ, उसी में एक शरद कुमार पांडे जी का क्वेश्चन है, किन परिस्थितियों में बादल फटता है? ऐसा कुछ है क्या? कुछ कब किन परिस्थितियों में बादल फटता है? इसके बारे में शायद मेरे से भूगोल के जो छात्र हैं या शिक्षक हैं वो ज्यादा बता पाएंगे। फिर भी जब बहुत समय से, मतलब ऐसा जो बहुत समय से अगर आपकी बरसात नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ, तो वहां पे संभावना होता है। और पहाड़ी एरिया में ज्यादा है, बीच में वो बहुत रहेगा। ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, अच्छी अच्छी जानकारी थी, और हमें लगता है बच्चों को भी बहुत पसंद आया होगा कि जो चीजें हमें बचाव कैसे करना चाहिए। कुछ न कुछ आता रहता है किसी न किसी रीजन में ये हाँ चीजें, तो हाँ। बहुत आप उपयोगी हाँ, एक चर्चा आप बाद में अगर चाहें तो उस पे भी, जैसे किसी और एक्सपर्ट का कभी कि जैसे भवन के ऊपर आदमी की भवन कैसा बनना चाहिए, भवन निर्माण पे भी बहुत सारे ना, अपने ग्रामीण क्षेत्र में जो मकान बनते हैं उस पे भी भारत सरकार ने बहुत सारे गाइड, ग्रामीण क्षेत्र में मकान कैसे बनने चाहिए कि भूकंप का असर उन पे कम हो। तो एक क्वेश्चन हम था बच्चों को एक क्वेश्चन था, माता दिन का भूकंप क्यों आता है? ऐसा कुछ रीजन है क्या? मतलब भूकंप का देखिए, हाँ, भूकंप का रीजन यही है कि भूकंप का मतलब भू का कंपन, मतलब धरती जो है अपनी एनर्जी रिलीज कर रही है। और ऐसा कहा जाता है कि प्लेट्स जिसके ऊपर धरती चल रही है, मतलब जैसे एक हिमालय पे आके 2 प्लेट टकरा रही हैं, वो एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है, तो आप सोच सकते हैं कई हजारों किलोमीटर लंबी 2 प्लेट अगर वो आके थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर भी टकराएंगे, सेंटीमीटर से भी कम, मतलब इतनी एनर्जी लेगी, तो वो जो एनर्जी निकलती है उसी वजह से भूकंप आता है। और फिर से भूगोल के छात्रों को तो पता है कि हिमालय की उत्पत्ति का कारण भी वही है कि जब दोनों प्लेट टकराई थी तो हिमालय का जन्म हुआ था। तो इतनी ज्यादा एनर्जी है, उसी वजह से भूकंप आता है, ये सबसे बड़ा कारण है। बाकी कुछ लोकल कारण भी हो सकते हैं। ओके, धन्यवाद धन्यवाद प्रोफेसर संदीप जी। काफी अच्छा, मतलब लगा, चर्चा हुई और अच्छी अच्छी चीजें हमें पता चला। मैं मृगनयन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज थोड़ा सा कुछ समराइज करें और थैंक्स बोले। धन्यवाद प्रोफेसर नीरज शुक्ला जी। तो राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के विज्ञान पर चर्चा कार्यक्रम के 13वें अधिवेशन से जुड़े सभी को मेरा अभिवादन एवं नमस्कार। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान टीम IIT इंदौर की ओर से आज के वक्ता प्रोफेसर संदीप चौधरी जी का आभार व्यक्त करता हूं। आपने मेरा इनविटेशन स्वीकार किया सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अपने प्रभावशाली तरीके से विद्यार्थियों को प्राकृतिक आपदा एवं उसके बचाव, उसके आपदा प्रबंधन के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। आपने भूकंप, उसका कारण, तीव्रता, प्रबंधन के बारे में बताया। इसी के साथ साथ आपने बाढ़, आग, सुनामी, चक्रवात और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के बारे में भी बताया। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि सभी विद्यार्थी लाभान्वित हुए होंगे। इसी कड़ी में IIT इंदौर से प्रोफेसर नीरज शुक्ला जी, इस कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर आशीष जी, प्रोफेसर अजय कुशवाहा जी और राज्य शिक्षा केंद्र से जुड़े नोडल अफसर डॉक्टर रावेन जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा मैं।
ऑर्गेनाइजिंग टीम के सदस्य कृष्णा, मुकुल, नक्षत्र और आईटी सेक्शन से प्रवीण कौशल जी, स्टाफ मेंबर नीरज, ललित जी को भी सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम के अंत में समस्त कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थी, उनके अध्यापक गण एवं उनके अभिभावक गण को भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। सभी को मेरा धन्यवाद। संदीप जी, मेरा एक और प्रश्न था, मेरे दिमाग में आ रहा था, मैं बहुत बारीकी से सुन रहा था। मुझे लग रहा था ऐसा कि मध्य प्रदेश सबसे सेफ जोन है, जितना भी आपने बताया। हाँ, मध्य प्रदेश, हाँ ऐसे तो सेफ जोन आप कह सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और खास बात है, क्योंकि हम इंदौर, तो इंदौर का जैसे काफी भाग तो सबसे सेफ जोन में, जोन 2 में, कुछ भाग जोन 3 में भी है। लेकिन फिर से यही कहा जाता है कि भाई ये सब जो है एक मतलब ठीक है, एक मोटा मोटा गाइडलाइन हमें दी हुई है, बट इससे हम फिर भी मतलब वो नहीं हो सकते हैं कि ठीक है मतलब नहीं आएगा। सारे प्राकृतिक आपदाओं का अगर आकलन हाँ, करें उस हिसाब से और उसकी रेटिंग करें तो मुझे लगता है सबसे सेफ साइड मध्य प्रदेश है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उस हिसाब से सबसे सेफ। बिल्कुल, ये धन्यवाद, धन्यवाद सर। चौधरी सर, एक प्रश्न थोड़ा सा छोटा सा था। हाँ, मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे आपने बताया थे अग्नि से बचने के लिए जो भवन निर्माण होता है, उसमें जो मटेरियल आप जैसे आप बता रहे थे कंक्रीट या लोहा, इनके कमजोर हो जाता है और ये लोहा, ये स्टील पिघलने के कारण ही वो भवन, तो इस तरह से अगर कौन सा मटेरियल ऐसा हो सकता है जो इस तरह की आपदाओं से बचने के लिए बेहतर हो सकता है? देखिए, अभी अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 ही तरह के उपलब्ध हैं, या तो स्टील है, या कंक्रीट है, या फिर ईंटें हैं। तो ईंटों के जो मकान होते हैं उनसे तो 2 रखते हैं। तो अगर हम रेटिंग करें तो जैसे ईंटों का पहले आएगा, फिर कंक्रीट का, और फिर स्टील का। मतलब स्टील का सिर्फ अगर हम आग के हिसाब से बात करें तो स्टील की सबसे बड़ी कमी ये है। बाकी अगर हम इंजीनियरिंग के हिसाब से बात करते हैं तो स्टील के भवन ज्यादातर मामलों में कंक्रीट और ईंटों के भवन से 21 ही पड़ते हैं। तेजी से कंस्ट्रक्शन होता है, एनवायरनमेंट के हिसाब से अच्छे हैं। बट ये एक जो उसकी कमी है, और आज तक भी लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब किस तरह से इस कमी को दूर किया है। लोग करते हैं, पेंट करते हैं, या स्टील का भवन निर्माण करते हैं, बाहर एक कंक्रीट की लेयर लगा देते हैं, तरह तरह के कर रहे हैं कोशिश, लेकिन अभी भी इस पे जारी है अनुसंधान। और जो इसको कर लेगा, मतलब ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा अनुसंधान का क्षेत्र है। तो इस पे अगर कुछ ऐसी तकनीक निकाल पाएगा तो एक बहुत बड़ा काम होगा। तो ये जो स्टील के भवन की बात करी, वो मुझे लगता है आप कह रहे हैं सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन के अंदर आते होंगे, जो ज्यादा पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ऐसा? हाँ, स्टील का सस्टेनेबल इसलिए आता है कि अपन जैसे कंक्रीट की बात करें तो कंक्रीट में अपने को सीमेंट चाहिए। अब सीमेंट के लिए हमें लाइम स्टोन लाना पड़ेगा, फिर वो अपने को बजरी चाहिए, फिर रोड़ी चाहिए। स्टील में क्या है, फैक्ट्री से बन के आएगा। और दूसरा, स्टील में सबसे बड़ी बात क्या है स्टील के भवन में, कि आपने भवन इस्तेमाल किया, 50 साल बाद स्टील के सेक्शन खोल लीजिए, फिर से वेल्ड करिए, कहीं और लगा लीजिए। करेक्ट। अपन एक बार बनाया तो खत्म हो गया। तो ये स्टील का सबसे बड़ा एडवांटेज। और दूसरा, अपने देश में अभी हम इतना ध्यान नहीं दे रहे, बट बाकी जगह जैसे दूसरे देश हो सकता है हमारे में 5-10 साल बाद ध्यान दें। जब भवन निर्माण हो रहा था, ये भी देख रहे हैं कितना शोर हो रहा है, तो नॉइज पोल्यूशन की भी बात करते हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ नहीं होती, इसमें कोई नॉइज पोल्यूशन, और एक फास्ट होता है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद संदीप जी। मैं डॉक्टर रावेन धन्यवाद रिक्वेस्ट करूंगा मौका देने के लिए। डॉक्टर रावेन जी मौका देने के लिए बहुत धन्यवाद शुक्ला साहब। धन्यवाद नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारे टीम को बहुत अच्छा लगा कि आपने कुछ हमारा हेल्प किया। हम जो मकसद हमारा है उसको पूरा करने के लिए आपने सहयोग किया। अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रावेन जी, मैं आज के व्याख्यान के लिए प्रोफेसर संदीप चौधरी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत ही बेहतर तरीके से आपदा प्रबंधन के बारे में बच्चों को हमें बताया। क्योंकि आपदा प्रबंधन, ये जो प्राकृतिक आपदाओं से कैसे बचना चाहिए, ये हमारे 6, 7, 8 के बच्चों के लिए है, सिलेबस में है, और इसमें जागरूक करना उनके लिए बहुत आवश्यकता थी। क्योंकि हमारे यहाँ इन पाठों को हम पढ़वा देते हैं, हमारे पास शिक्षक निश्चित तौर से पढ़ा देते हैं, परंतु इन क्षेत्र में उनकी बहुत बड़ी वो जानकारी, इंफॉर्मेशन, इस प्रकार की बारीकियां कम रहती। तो आपने जो जानकारियां दी, क्योंकि ये विषय जो आपदा प्रबंधन जुड़ा है, ये नया सब्जेक्ट है, अभी हमारे जो शिक्षक हैं इस विषय के नहीं, तो
बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बारीकियों से आपने जो जानकारी दिया, निश्चित तौर से हमारे विद्यार्थी, शिक्षक और जो न्यू विद्यार्थी हम लोगों ने जोड़ा है इस टीम आधारित जो पद्धति से अध्यापन करेंगे, उनके लिए बहुत ही उपयोगी जानकारी होगी ये। मैं पुनः एक बार IIT इंदौर की टीम का आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत ही बेहतर तरीके से उपयोगी व्याख्यान आज के लिए तैयार कराया। और हमारे शुक्ला सर, आपके लिए इंफॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छी दिखी कि आज हमें बहुत लोग जुड़े हुए हैं। मतलब 1 महीने के बाद ऐसा लगा कि जो हमारे दर्शक हैं बहुत ज्यादा हैं। तो मैं जो भी विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक जुड़े हुए हैं, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं और ये कहता हूं कि इस बात को कि ये कार्यक्रम 4 से 5 प्रति बुधवार IIT द्वारा आयोजित किया जाता है, अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि और भी लोग लाभान्वित हों। क्योंकि इस प्रकार के व्याख्यान हमेशा उनको देखने के लिए नहीं मिले हैं। ये कोविड की पीरियड था, निश्चित तौर से हमारे लिए बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, लेकिन इस क्रिटिकल सिचुएशन में भी बहुत अच्छे व्याख्यान आपके लिए लाए जा रहे हैं, तैयार किए जा रहे हैं। इनको तैयार करने में बहुत मेहनत की जाती है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को, शिक्षकों को, अभिभावकों को पहुंचाएं और उनको जोड़ें। और इसके बाद भी जो देखना चाहें उनको आप उत्साहित करें कि हमारे इस लिंक से बाद में भी देख सकते हैं। तो वो भी व्यू संख्या हम लोग देख लेते हैं। एक बार फिर आभार IIT इंदौर की पूरी टीम का, जो डायरेक्ट रूप से इसमें जुड़े हुए हैं और इनडायरेक्ट रूप से जुड़े हुए हैं, जो बैक से सपोर्ट हमें कर रहे हैं। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद। धन्यवाद रावेन जी। सभी से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। इस वीडियो पे क्लिक करेंगे तो उसके नीचे एक भारत श्रेष्ठ भारत करके लिंक आता है, उस पर क्लिक करेंगे आप तो सब कुछ पूरा वहां पे जितने वीडियो हैं, जितने टॉक हम लोग करा रहे हैं, जितने भी लेक्चर आपके लिए हो रहा है वो सब है। उसके अलावा हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं, जिसको थोड़ा सा अच्छा इंग्लिश का नॉलेज है, हम जो और भी लेक्चर्स हैं जो हमारे IIT इंदौर में होते हैं जो इंजीनियरिंग बच्चों के लिए और भविष्य के लिए, वो भी हम उस वीडियो को उसमें डाल रहे हैं। आप लोग उसको भी देखें, शेयर करिए, लोगों के पास पहुंचाइए। कुछ अध्यापक का रिक्वेस्ट था कि हम उनके लिए स्पेशली करें, तो हमारे प्रपोजल में है, हमने रावेन जी से पहले ही बात किया है, हम कोशिश करने वाले हैं स्पेशली जो कक्षा 6 से 8 के अध्यापक हैं उनके साथ हम कुछ जल्दी ही प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे उनके ट्रेनिंग के लिए, उनका और नॉलेज बढ़ाने के लिए। जो हमारे प्रोफेसर हैं वो व्याख्यान देंगे, लेक्चर देंगे कि जिससे हमारे टीचर और थोड़ा सा नॉलेज पा सके। उसके लिए हम कोशिश करेंगे, जल्दी ही स्टार्ट करेंगे वो चीजें। और भी लोगों का अच्छा अच्छा कमेंट आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा यही रिक्वेस्ट है कि सभी लोग देखें, सबके पास पहुंचाएं। कम से कम आप IIT इंदौर मध्य प्रदेश में है उसका यूज करें। हमारे पास अच्छे अच्छे फैकल्टी हैं, अच्छे अच्छे जगह से पढ़े हैं, तो उसका यूज करें। सभी को नमस्कार। और आप लोग अच्छे से रहे, सेफ रहें, कोरोना का केयर करें, कहीं भी जाएं न।